नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। गुजरात में आज से 6 दिन के बाद राज्यसभा के चुनाव। अपने विधायकों को बीजेपी की कथित खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस उन्हें बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में लेकर गई। इन विधायकों की मेजबानी का जिम्मा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार को सौंपा गया, लेकिन डीके शिव कुमार आज इनकम टैक्स के निशाने पर आ गए। बेंगलुरु और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में डीके शिव कुमार के 39 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और 9 करोड़ रुपए बरामद किए। लेकिन क्या यह छापेमारी सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या इसका गुजरात के राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना है? क्या डीके शिव कुमार को गुजरात कांग्रेस के विधायकों की खातिरदारी करने की सजा मिली? कांग्रेस ने इस छापे को बदले की कार्रवाई बताते हुए संसद में जोरदार हंगामा किया। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि छापों का गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और किसी को कांग्रेस विधायकों का मेजबान बनने से गैर कानूनी पैसा रखने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। सरकार भले ही सफाई दे, लेकिन यह कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव से जुड़े हुए छापे लगते हैं। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा में सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की एंट्री रोकने के लिए इस बार जोरदार तैयारी की है। पहले शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद कांग्रेस से अलग होने वाले 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन 3 विधायकों में से एक को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार भी बना दिया। इसके बाद अपने विधायकों को बीजेपी की तोड़फोड़ से बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें बेंगलुरु भेज दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हर विधायक को बीजेपी 15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। जाहिर है, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आज की इनकम टैक्स की छापेमारी गुजरात के चुनाव से जोड़कर ही देखनी पड़ती है। तो आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर। This, everybody knows, it's in public domain, that the minister and his brother, who is an elected representative, have been coordinating the safety and the stay of the Gujarat MLAs. That's why it is a targeted timing. In that resort where your MLAs are staying, no search has taken place. No MLA has been searched. A particular individual was to be searched. He had gone and parked himself in that resort. So the authorities, because they had to confront him with the recoveries. क्या भाजपा बताएगी कि ये सही नहीं है कि विधायक सामने आए और उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर सरकारी अधिकारियों के माध्यम से उन्हें दिया गया, विधायकों को उठाकर ले जाया गया, उनसे जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। क्या ये प्रजातंत्र का गला घोटना नहीं, ये उसकी हत्या नहीं? परंतु इन षड्यंत्रों के आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न अंग्रेज के आगे झुकी, न आज के काले अंग्रेजों के आगे झुकने वाली। शिव कुमार जी कर्नाटक सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री, उनके ही आतिथ्य में गुजरात के 40 एमएलए एक महंगे रिजोर्ट में ठहरे हुए। हो सकता है कि रेड का टाइम पॉलिटिकल हो, लेकिन अगर उनके विरुद्ध कुछ मामले बनते हैं, कुछ रहस्य निकलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होगा और हमें उसका इंतजार है। हमारे विधायकों को डराया गया, धमकाया गया गुजरात के अंदर। क्यों किया गया यार? कहते क्यों की गई? 10 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं उन लोगों को और आज वो वहाँ रुके हुए हैं। तो उसी दिन एक मंत्री के यहाँ रेड करना, वहाँ पे उनको जाकर के उनके कमरे में रेड करना, वो क्या इंगित करता है? तो ये लोकतंत्र की जो महान परंपरा रही है 76 साल तक, उसको ये डैमेज करना चाहते हैं। मैं उनकी बहुत कंडेम करता हूँ। कांग्रेस की पाप की घड़ा फूट चुकी है। उनकी अंदरूनी कलह, उनकी पार्टी के अंदर असंतोष और उनकी नाकामी जब सामने आ रही है, भाई कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई टैक्स चोरी करेगा, क्या उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निगरानी नहीं करेगी? उनके ऊपर जांच नहीं होगी? पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे होते आना, जो गड़बड़ी करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि क्या चुनावी जीत के लिए बीजेपी अखिल भारतीय तोड़फोड़ अभियान चला रही है? क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए लोकतंत्र पर डकैती डाली जा रही है? क्या बीजेपी के लिए अब इनकम टैक्स विभाग भी तोता है? और क्या इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई के निशाने पर असल में अहमद पटेल हैं?
और ताल ठोक के आखिरी सवाल है, क्या ये छापे वाला कल्चर कांग्रेस ने नहीं सिखाया? तो आपको बता दें आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन से हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव रंजन है, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में देखते हैं पार्टी का पक्ष रखते हुए। राशिद अल्वी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं। रामानुज प्रसाद हमारे साथ हैं, वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और बिहार के सोनपुर से विधायक हैं। स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, वो समाचार एजेंसी एएनआई की एडिटर हैं और पिछले करीब 2 दशक से वो पत्रकारिता में सक्रिय हैं। आप सबका स्वागत है ताल ठोक के कार्यक्रम में, ये बताते हुए कि 1.5 मिनट का समय आपको पहले सवाल के जवाब के लिए मिलेगा। घड़ी चलती रहेगी उस दौरान, और जैसे ही आपका समय पूरा होगा घड़ी रुक जाएगी, बजर बजेगा और आपकी आवाज भी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसलिए कम से कम पहले सवाल के जवाब में 1.5 मिनट की समय सीमा का ख्याल रखें। राशिद अल्वी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, आपको क्यों लगता है कि अहमद पटेल को हराने के लिए आपके विधायकों पर छापा मारा गया, असल में डी शिव कुमार पर छापा नहीं था? देखिए, इसलिए लगता है, और मुझे नहीं लगता, पूरे देश को लगता है। आपने पहले एमएलएस तोड़े, 6 एमएलएस से इस्तीफा दिलाया। क्या आपके पास गुजरात में कोई और आदमी नहीं था जिसको आप टिकट दे सकते? चलिए मैं माने लेता हूँ, सब ईमानदारी के साथ हो रहा है। उसी में से एक एमएलए को आप राज्यसभा का टिकट दे रहे हैं। ये लालच नहीं है तो क्या है? फिर आप रुपए का लालच दे रहे हैं सारे एमएलएस को। आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है एमएलए से बात करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको लालच देने के लिए। और अगर उन एमएलए को कर्नाटका पहुंचा दिया गया तो आपने वहां पे इनकम टैक्स की रेट डाल दी। 1 हफ्ता पहले डाल देते, आप 4 दिन के बाद डाल देते, 8 तारीख को चुनाव हो जाता। ऐसे वक्त में जब 3 दिन चुनाव के रह गए, 4 दिन रह गए, आप वहां छापा डाल रहे हैं। और जब से आपकी सरकार आई आप यही काम कर रहे हैं। आपको याद होगा रोहित जी, उत्तराखंड में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं करती तो क्या होता? मणिपुर में क्या हुआ? गोवा के अंदर क्या हुआ? आपका तो इतिहास ही ये है। पिछले 3 साल के अंदर लगातार आप ये काम कर रहे हैं, और ये सारे काम संविधान के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। आप इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। खतरे की घंटी है सबके लिए, पूरे देश के लिए। अगर ये हालात बाकी रहेंगे तो इस देश में चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाए। ठीक सर। गौरव भाटिया, लोकतंत्र पर डकैती डाल रहे हैं आप लोग, क्योंकि सरकार है आपकी। सबसे पहले रोहित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं राशिद जी, कि इन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि 3-4 दिन बाद जो है ये रेड हो जाती। शायद कांग्रेस का काम करने का तरीका यही था। और मुझे याद आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा था जब कांग्रेस का शासन था कि सीबीआई एक पिंजरे का तोता बन गया है और वही भाषा बोलता है जो कांग्रेस के मंत्री उससे बुलवाते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी जो हैं वो स्वतंत्र होती हैं, उनके ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते, और जो अनुचित भी होगा और वो अवैध भी होगा कि आप कहें कि 3 दिन बाद छापा मारो या 4 दिन बाद मारो। तो जो चल रहा है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बात स्पष्ट कर दी है, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे कोई और लीडर हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो ईडी सीबीआई स्वतंत्र हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए। दूसरी बात, मेरा प्रश्न राशिद जी से है, प्रजातंत्र का गला घुट गया और खत्म किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 44 एमएलए कर्नाटका ले जाए जाते हैं जो इनका गढ़ बन गया है इलीगल एक्टिविटी के लिए, तो क्या प्रजातंत्र जिंदा रहता है? क्यों जरूरी हो रहा है कि कांग्रेस अपने ही एमएलए को अगवा करा के कर्नाटका ले जाती है? और क्या साक्ष्य है? क्या ठीक, ओके गौरव भाटिया, 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूं आपके पास। रामानुज प्रसाद जी, आपको लगता है कि सरकार दबाव की राजनीति कर रही है क्योंकि अहमद पटेल को हराना चाहते हैं वो लोग गुजरात में, इसलिए कर्नाटक में आज छापे पड़े? भाई वो रोहित जी, इससे बढ़िया फिट एग्जाम्पल और केस नहीं होगा। हमारा बिहार अभी है कि हमारे प्रधानमंत्री मटेरियल को डरा करके इन लोगों ने किडनैप कर लिया। हमारा प्रधानमंत्री मटेरियल
जो नरेंद्र मोदी जी ने जिनको डीएनए में गड़बड़ी बताई थी, जो उनको नरेंद्र मोदी जी के गुजरात प्रकरण क्या प्रकरण कह करके सांप्रदायिक करके हटे थे, विपक्ष का चेहरा बनने वाले थे, मांग कर रहे थे कि हमको बना दिया जाए, वैसे पीएम मटेरियल हमारा किडनैप हो गया बीजेपी और सरकार के द्वारा सीबीआई के प्रयोग से। सही कहा उन्होंने कि ये, लेकिन हम लोग तब मानते कि एस शिव कुमार के साथ साथ येदियुरप्पा के यहाँ भी हो रहा होता। वो जो उनके हैं जो जनार्दन बंधु जिन्होंने भोज किया था 5,000 करोड़ का, और उस पर कोई एक्शन हुआ होता, अगर हो रहा होता, जिस बाबूराम कुशवाहा को आपने लेकर के एनआरएचएम स्कीम वाले कोई किया था उस पर भी हो रहा होता जो है तो ये मौर्य को जो मंत्री केशव मौर्य को बनाया है उस पर भी हो रहा होता। ये जो हिटलर के रास्ते ये लोग चल दिए हैं। हिटलर भी चुनाव जीत के ही आया था, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव जीत के ही आए हैं। ये संविधान की धज्जी उड़ रही है। रायसीना हिल में जय श्री राम हो रहा है, होना चाहिए था जय संविधान, हो रहा है जय श्री राम। इसलिए ये शुभ लक्षण नहीं है। राशिद अलवी जी ने कम कहा है, मैं कहता हूं उससे ज्यादा। 1.5 मिनट पूरा हो गया और ये लीगेसी प्रदान करना चाहते हैं। आज का थोड़ा सा आप हट रहे हैं अपने विषय से। रामानुज जी, आपके तो नाम में राम आता है, आप कह रहे हैं जय श्री राम शुभ लक्षण नहीं है। सर पता नहीं, हम इस देश में यही सुनते आए हैं आज तक तो बचपन से कि जय श्री राम शुभ लक्षण होता है किसी काम को शुरू करने का। पर आपको जय श्री राम शुभ नहीं लगता, आपके नाम में राम है इसके बावजूद। ये आपका चॉइस हो सकता है सर, इस पे किसी और दिन बहस करेंगे। इस पे किसी दिन बहस होगी तो मैं आपको जरूर न्योता दूंगा सर, मैं जरूर न्योता दूंगा। मैं किसी और दिन इस पे बहस होगी तो रामानुज जी आपको जरूर न्योता दूंगा। आपके नाम में राम है, फिर भी आपको राम शुभ नहीं लगता, मैं वापस आपको बुलाऊंगा सर। अब हे राम 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 मत कीजिए रामानुज जी, अब हे राम 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 मत कीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, अब आप हे राम 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 हाय राम मत कीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को। किसी दिन इस विषय पे बहस होगी तो मैं आपको जरूर न्योता दूंगा। उस दिन आप आइएगा और जरूर बताइएगा इस देश को कि राम का नाम लेना अशुभ कैसे हो सकता है, तब आप साफ कर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा आपको क्यों नाम रखा था राम उस दिन सोच के। हाँ सर, प्लीज सर, अब सफाइयां मत पेश कीजिए, विषय से हटिए मत, विषय पे वापस आइए। आज विषय पे वापस आइए, विषय कुछ और है। अब सफाइयां मत दीजिए, अब सफाइयां मत दीजिए। सफाई देने के लिए किसी और दिन मौका आएगा तब हम आपको बुला लेंगे। राजीव रंजन जी, अब समय जाया कर रहे हैं आप। रामानुज जी, अब आप समय जाया कर रहे हैं, 1.5 मिनट पूरा हो चुका आपका। वापस आऊंगा अगले सवाल में, तब बोलिएगा। राजीव रंजन जी, वो कह रहे हैं हमारे पीएम मटेरियल को नरेंद्र मोदी ने डरा के अगर अपनी तरफ कर लिया तो ये तो बेचारे विधायक हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार जी को डरने की जरूरत तब होती जब उनका आचरण संदिग्ध होता, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होते। नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में जिन मानदंडों के प्रतीक हैं उसमें इस तरह के डर और भय की बात करना, मुझे लगता है जो ज़मीनी सच्चाई है बिहार की उससे नजरें फेरने के बराबर है। आज जो विषय है आपका, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से कर्नाटक के एक मिनिस्टर को पहले इंटेरोगेट किया गया था, उनकी डायरी में DKS लिखा गया था, जिसको शायद DK शिव कुमार समझा जा रहा है। और आज जिस तरीके का छापा है वो निश्चित तौर पर गेस्ट हाउस के MLAs पर छापा नहीं था, वहाँ से उनको इसलिए लाया गया कि वो वहाँ उस आतिथ्य सत्कार में संलग्न थे और उनको वहाँ से ले जाकर के उनके निवास पर उनको इंटेरोगेट किया गया। भ्रष्टाचार के सवाल पर आज पूरा देश करा रहा है। हमारी पार्टी ने भी अगर गठबंधन तोड़ने का निश्चय किया तो भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण था। और पूरे देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर के एक बड़ी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ी है, उसका नैतिक समर्थन आज हर भारतीय कर रहा है। और जनता दल यूनाइटेड का मानना है, हम लोगों ने उस दौर में भी कहा था कि काला धन के साथ बेनामी संपत्ति का सवाल सामने आना चाहिए और बेनामी संपत्ति को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कड़े फैसले लिए। और आज का जो पूरा का पूरा जो ये आज का जो एपिसोड है, मैं मानता हूं ये भ्रष्टाचार पर एक प्रहार है। ठीक सर, ठीक। राजीव जी, माफी चाहता हूं, 1.5 मिनट हो गया। पहला सवाल कम से कम सब अपनी अपनी समय सीमा में रहें, उसके बाद अगली बात पे जब आएंगे तब आप खुल के बोल सकेंगे। स्मिता प्रकाश, इससे पहले कि आप इन पे कोई टिप्पणी करें, मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट्स बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, आपको पता ही होंगी पहले से। सीबीआई के पूर्व निदेशक उमाशंकर मिश्र ने कहा सीबीआई पर राजनीतिक दबाव होता है। सरकार ने केंद्र की मायावती के ताज कॉरिडोर मामले और तेलगी के स्टैंप पेपर घोटाले में दबाव डलवाया सीबीआई पर। जोगिंदर सिंह पूर्व निदेशक, उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के गवाह को अविश्वसनीय घोषित करा दें।
विनोद राय, सीएजी के महालेखा परीक्षक नियंत्रक, उन्होंने कहा सीबीआई काम करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। और ये सारी बातें उस समय में आई स्मिता प्रकाश जब कांग्रेस की सरकार थी। तो आज अगर बीजेपी मान भी लिया जाए राजनीतिक फायदे के लिए ये कर रही है जो आज इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, तो क्या ये एक छापे वाला कल्चर कांग्रेस ने नहीं दिया देश को? देखिए, जो छापे वाला कल्चर जो आप कह रहे हैं, हाँ, अगर कांग्रेस ने दिया है तो बीजेपी क्यों इस नक्शे पर चल रही है? बीजेपी जब आई थी तो वो तो कह रही थी कि वो अलग किस्म की सरकार लाएगी, लेकिन अगर वो देखिए जो छापे हैं वो तो उन्हें तो करना ही है। इनकम टैक्स रेट्स तो होंगे और इलेक्शंस तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं होते रहते हैं देश में, तो उस कारण अगर छापे नहीं होते तो दैट्स ऑल्सो अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेट्स अपने मुताबिक करने पड़ेंगे, सीबीआई को इंक्वायरी करनी पड़ेगी इफ इट्स अ सीबीआई केस। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं कि अभी रॉबर्ट वाड्रा का केस हो रहा, क्यों? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए जहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर वहां पर इनकम टैक्स या करप्शन रिलेटेड केसेस होंगे तो ऐसे सवाल तो उठेंगे कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है। तो जाहिर है कि कांग्रेस अब कहेगी कि ये पॉलिटिकल साजिश है, हमारे लोगों को खरीदा बेचा जा रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर कोई सरकारी अफसर की बीवी अगर ये कहेगी कि हाय मेरा पति जो है वो बिल्कुल निर्दोष है, वो व्यापारी आके पैसे दे जा रहा है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? ये कौन सा तरीका है पॉलिटिशियन का कहने का कि हमको पैसे दिए जा रहे हैं और जो देने वाला है वो करप्ट है? क्या लेने वाला गलत नहीं है? क्या isn't he supposed to fight back corruption? तो I can't understand कि ये कांग्रेस is quite weak in its stand here. ठीक, राशिद अलवी, आप कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपका मंत्री जो है वो 5 करोड़ रुपए बताया जाता है कि उनके साथ में थे जब उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर छापे पड़े, डीके शिव कुमार, जिनका आप बचाव कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर कोई खरीदने जा रहा है तो उसी को खरीदने जाएगा ना जो फॉर सेल होगा। अगर आपके विधायक बिकाऊ नहीं होंगे तो कोई खरीद कैसे लेगा, कोई तोड़ कैसे लेगा? चलिए, मैं आपकी बात माने लेता हूं, लेकिन जो खरीदने वाला है वो सरकार में बैठा है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो जगह जगह सरकारें गिरा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि यहाँ पे लालू यादव भ्रष्टाचार थे इसलिए हमने सरकार गिरा के जिस आदमी को हम पिछले 3 साल से गाली दे रहे हैं, आप अगर बिके तो माफ है क्योंकि आप विपक्ष में, वो खरीदे तो माफ नहीं है क्योंकि वो सरकार में नहीं। सुनिए रोहित जी, मेरी बात सुनिए, अगर एमएलए सारे खरीदे जा सकते तो ये अब तक खरीद लेते। लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या बीजेपी के पास राज्यसभा का कोई उम्मीदवार नहीं था? एक एमएलए को तोड़ के आपने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? छोड़ दीजिए पैसे की बात, सर, छोड़ दीजिए करप्शन की बात, मुझे बताइए ये पॉलिटिकल करप्शन है कि नहीं है? राज्यसभा में रहे हैं, आपने हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव देखा था जिसमें आपने आईएनएलडी के उम्मीदवार को उतार दिया था। तब आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास अपना आदमी खत्म हो गए थे सारे, कोई इस लायक नहीं था कि आप राज्यसभा में उतारते। तो फिर सर सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये कि क्या आपके विधायक बिकाऊ हैं? अगर बिकाऊ नहीं है तो आप उनको भगा के छुपा क्यों रहे हैं ले जाके? आपको बंद करके रखना क्यों पड़ रहा है? आपको उनके लिए डिस्को नाइट्स क्यों अरेंज करानी पड़ रही है रात को उस रिजॉर्ट में, वो भी तब जब उन विधायकों के इलाकों में लोग डूब के मर रहे हैं बाढ़ में? सर, मैं रोहित जी आना चाहता हूं चर्चा में। सिर्फ रुपए नहीं दिए जा रहे, सिर्फ रुपए नहीं दिए जा रहे, वहां पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, एसपी लगा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगा है, पूरे का पूरा प्रशासन लगा है एमएलए के खिलाफ, और विधायक डरता है डीएमएसपी से आपके मुताबिक? ये सारी चीजें वहां पर लगी हैं। और जहां तक बिल्कुल डरता है सर, हम तो देखते हैं विधायक थप्पड़ मारते हैं डीएमएसपी को जाके। और जहां तक सवाल इस बात का है कि बाढ़ आ रही है, गुजरात को देख रहे हैं आप, जहां तक कह रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, मैं राशिद जी से पूछना चाहता हूं। राशिद जी पूरा करें एक मिनट, गौरव, राशिद जी बाढ़ की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, बीजेपी के सारे एमपी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। बाढ़ के अंदर तो सरकार के लोग ज्यादा काम करेंगे। अगर आप एमएलए को ये कहेंगे कि बाढ़ में जाइए, इससे भी पता चलता है कि आपकी नीयत खराब है, कि आप बाढ़ में पहुंचाने के नाम पर उनको पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव है, गौरव भाटिया, पूरे देश का चुनाव नहीं है। गौरव भाटिया,
3 अप्रैल 2013 मुलायम सिंह यादव ने कहा कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, अगर कांग्रेस से लड़े तो वो उठा के जेल में डाल देगी, कांग्रेस डरा के समर्थन लेती है फिर धोखा देती है, मैंने 2 बार सरकार गिरने से बचाई तब भी मेरे पीछे सीबीआई को लगा दिया। और आज वो कांग्रेस कह रही है कि हमें डरा रहे हैं आप लोग गौरव भाटिया इनकम टैक्स से। देखिए यही विडंबना है कि अगर किसी ने दुरुपयोग किया सीबीआई का, ईडी का, आईटी का, तो वो कांग्रेस है। उनके सबसे ज्यादा रिलायबल एलाइज जो है वो यही एजेंसीज होती थी। और अगर राशिद जी का ये व्यू है कि 44 एमएलए जब गुजरात इस वक्त बाढ़ से पीड़ित है, लोग वहां पे सब लोग सहयोग मांग रहे हैं और इन एमएलएस को कर्नाटका में होना चाहिए, तो कांग्रेस को ये सोच मुबारक है। बट मेरा तो ये कहना है कि इन सभी जनप्रतिनिधियों को इस वक्त अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए था, लोगों की मदद करने के लिए होना चाहिए था। दूसरी बात, इन्होंने कहा एमएलए को खरीदा जा रहा है हर तरीके से। मैं पूछना चाहूंगा, शंकर सिंह वाघेला जी इतने वरिष्ठ इनके यहाँ पे नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उनके साथ कई एमएलए ने दे दिया। शंकर सिंह वाघेला जी ने कहा आज कांग्रेस विचारधारा विहीन है, आज भ्रष्ट है और टॉप लीडरशिप हमें एक्सेस नहीं देती अपनी बात कहने का। इसको तो भाजपा ने नहीं कराया। कहीं ना कहीं आपको अंदर झांकने की जरूरत है कि आपकी लीडरशिप खुद आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता की जो सोच है, जो भावनाएं हैं, उससे कांग्रेस दूर हो गई है। और जिस गेस्ट हाउस में ये 44 एमएलए हैं, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, 928 करोड़ रुपए उसको कर्नाटका सरकार को देना है। अब ये एक आपस में इन लोगों ने गठबंधन किया कि एमएलए ठहराए जाएंगे और किसी ना किसी तरह से 928 करोड़ का जो टैक्स देना है इसको खत्म कर दिया जाएगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि राशिद जी इस पे प्रकाश जरूर डालेंगे कि ऐसे ही गेस्ट हाउस को क्यों चुना गया, जो 928 करोड़ रुपए जिसको सरकार को गेस्ट हाउस नहीं होगा देश में जिसके ऊपर इतना बकाया है। अभी अभी रामानुज प्रसाद जी ने कई सारे लोगों के नाम गिनाए जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी ने क्या कार्रवाई की आज तक? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। एजेंसियां तो छोड़ दीजिए, पार्टी ने अपने तौर पे क्या कार्रवाई की उन लोगों पे जिनके नाम रामानुज प्रसाद ने लिए? अभी नहीं, किसका नाम ले रहे हैं? दोबारा सुनवा देता हूं। रामानुज जी दोबारा नाम बता दीजिए इनको, जो आप पिछले सवाल के जवाब में बता रहे थे। मैं दोबारा सुनवा देता हूं। रामानुज जी बताइए इनको कौन कौन से इनकी पार्टी के लोग हैं जिन पे आप लोग खुले तौर पे कह सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन कार्रवाई नहीं है। ऐसा है रोहित जी इनके केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, इनके ये येदियुरप्पा को भगाते हैं, बुलाते हैं। जनार्दन रेड्डी बंधु का वही नाम लीजिए ना, आता है वहां। अरे देखिए, मोदी जहां तक आरजेडी का सवाल है, रोहित जी, लालू प्रसाद यादव ने इतने दिन तक एक बार नहीं, गौरव जी एक बार पूरा कर ले वो ना। गौरव जी गलत बात, वो पूरा कर ले फिर आप बोलिएगा। उन्होंने आपसे कोई टोका टाकी नहीं की थी गौरव जी। मैं कह रहा हूं कि बाबूराम कुशवाहा, सुखराम, येदियुरप्पा, जनार्दन रेड्डी बंधु, आप किसी एक पर भी रेड करवा रहे होते तो हम लोग जानते कि हाँ साहब ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा से आप विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हो। आप विपक्ष मुक्त भारत बनाने का अभियान में निकले हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और अब और उसमें ये लोगों किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को फंसाया जा रहा है। अब जवाब देना चाहूंगा केजरीवाल को, वहाँ वो क्या कहते हैं, शिबू सोरेन बाप बेटा को, लालू यादव को, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को धमका करके, डरा करके, जो पीएम मटेरियल की बात करते थे, जिनको कभी नहीं हो गया। अब वो पीएम मटेरियल मना कर दिया, आप अभी भी पीएम मटेरियल बनाने पे तुले उनको। और राजीव जी ने खुद तो कह दिया भाई, राजीव जी ने सारी बात कह तो दी। अब पीएम मटेरियल से उतर जाइए, अब सीएम मटेरियल पर रहिए केवल तेजस्वी पर। रामानुज जी जवाब सुन लीजिए अपनी बात का, फिर मैं राजीव रंजन जी से कमेंट लूंगा और स्मिता जी से। बोले गौरव भाटिया जवाब दीजिए उनको, जो लोग आपकी पार्टी से जुड़े उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। बाबू सिंह कुशवाहा खुद जेल में रहे और बाबू सिंह कुशवाहा जो है हमारी पार्टी में नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, शायद जानकारी नहीं है इनको। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव का जो भ्रष्टाचार है, अगर वो नेता जनता के हैं, हजारों करोड़ रुपए, अब सुन लीजिए
गलत बात है। देखिए अब रोहित जी उनको भी आप चुप कराइए। हाँ, चुप मैं है, अपना बोलिए जवाब ना। बता रहा हूं और मैं जवाब देना चुप है, चाहता हूं। बोलिए। लालू प्रसाद यादव की ये जिम्मेदारी है नैतिक। हजारों करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति है उसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। ममता बनर्जी ने अपने ही एक रिश्तेदार को कैसे करोड़ों रुपए का मुनाफा किया ये हम सब जानते हैं। कोई बात सामने नहीं आई, स्पष्टीकरण नहीं आया। और सबसे बड़ा, मैं एक मिनट सुन लीजिए, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको रोहित जी उदाहरण देता हूं कैसे ये एजेंसी निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। एक मिनट सुन लीजिए पहले, आज सुनिए। हो गई। अभी आप बोल रहे थे कश्मीर में अभी आप कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं करी। कांग्रेस के रिजिम में वो अभी तक इन्होंने ये कहा कि पीडीपी नहीं चाहती कि सेपरेटिस्ट पे कार्रवाई हो, लेकिन 7 लोग अरेस्ट किए गए। अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में नहीं होती है और ये जितनी जांच करने की एजेंसी है ये लोग निष्पक्ष रूप से बिना किसी से डरे एक्शन ले रही है। एक सेकंड रामानुज जी ये तरीका गलत है। ये गलत है। देखिए रोहित जी ये गलत है। गौरव भाटिया और ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये बीच में बोलते रहे फिर भी मैं कहूंगा प्लीज एजेंसी निष्पक्ष है, निडर है। ओके आपने कह दिया एजेंसी निष्पक्ष है, निडर है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो मानते हैं कि एजेंसी आपकी वजह से पक्षपात कर रही है और आप डरा धमका के लोगों को सरकार चलाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। लेकिन राजीव रंजन, रामानुज जी हो गया अगर आपका तो आगे बढ़े हम। रामानुज जी अगर आपकी बात हो गई हो तो आगे बढ़े। बोलिए। नहीं, अगर आपको लगता है 2 आदमी एक साथ बोल सकते हैं, सबको समझ में आता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब आप बोल रहे हैं मैं उनको चुप करा रहा हूं तो उनके बोलते हुए आपको चुप रहना चाहिए प्लीज। ना ठीक है, चुप रह रहे हैं प्लीज। राजीव रंजन जी, आपने एक तो पीएम मटेरियल छीन लिया उनका, वो उस बात से नाराज हैं। लालू जी के 2 बेटे उन्होंने सेट किए थे, आपने उनको बेरोजगार कर दिया। उनकी नाराजगी इसमें साफ जाहिर तौर पर दिखती है। लेकिन ये कैसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है सर, जिसमें आप तेजस्वी यादव के खिलाफ हो जाते हैं लेकिन बीजेपी में आके उन सब लोगों पे आपका कोई सवाल नहीं होता जिनके नाम अभी रामानुज प्रसाद ने लिए। क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? के सवाल पर पहले सबसे पहली बात है, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया बिहार की जनता की सेवा करने के लिए और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी फैसला लेने के लिए जनता का निर्देश है। तो निश्चित तौर पर बिहार के सरकार में अगर भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े हुए, नीतीश कुमार जी की पहली जिम्मेवारी थी कि बिहार में जनता को आश्वस्त कर सकें कि केवल सत्ता के लिए वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। और बार बार उन्होंने पार्टी प्रवक्ताओं के जरिए, पार्टी के नेतृत्व के जरिए अलग अलग फोरम पर राष्ट्रीय जनता दल को समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं अब इस मोह से मुक्त होइए, इन सवालों पर जनता को आश्वस्त कीजिए कि आपके खिलाफ जो आरोप है वो आरोप सही अर्थों में गंभीर अगर नहीं है तो तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। ठीक है। लेकिन लगातार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हठधर्मिता का परिचय दिया गया और जो फैसला है निश्चित तौर पर जनता इससे बेहद खुश है। जनता ने मैंडेट दिया है बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी कदम उठाने के लिए और उसके अनुरूप नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की। और इसके पहले भी हम बोलते रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई सवाल हमारी सरकार में पहले भी उठा, नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की, तो लालू प्रसाद जी को क्यों ऐतराज है, रामानुज जी की पार्टी को क्यों ऐतराज है? अगर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के शासन के दौर में भी कार्रवाई की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया था। आज राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ अगर आरोप था, इन्हें सहयोग करना चाहिए था और 11 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार था। इस भावना को अगर समझ गए होते तो ये गठबंधन नहीं टूटता। ठीक है। स्मिता प्रकाश जी, अब मेरा एक सवाल आपसे है, जब आरोप लगते हैं तो नेता कहते हैं जांच कराओ और जब जांच होने लगती है तो कहते हैं हमें फंसाया जा रहा है। रोहित जी एक मेरा ले लीजिए। सर एक सेकंड, एक बार स्मिता जी से कमेंट ले लूं। इनका जवाब रामानुज जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं स्मिता जी से कमेंट ले लूं। एक स्मिता जी से कमेंट ले लूं, उसके बाद आप बोल लें। स्मिता जी, जब आरोप लगते हैं तो कहते हैं जांच कराओ। आरोप क्यों लगा रहे हो? जांच क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास एजेंसियां हैं, जांच कराओ। और जब जांच होने लगती है तो कहते हैं हमें फंसाया जा रहा। चित भी मेरी पट भी मेरी रखना चाहते हैं, क्यों? जांच का रोहित, एक तो कोयले की दलाली में सबके हाथ काले, वही बात है। जांच होगा भी तो फिर इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, जब सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब ये जांच करती है ना, तो इसमें भी सुराख होते हैं, लूप होल्स होते हैं, जो यही सरकारी एजेंसी हैं वही बताते हैं दूसरे साइड को। वकील दोनों तरफ हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और हम मीडिया वाले ही इसको उछालते रहते हैं, पर कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली दोनों तरफ के लोग जो हैं वो सरकार में आ जाते हैं और
एक दूसरे की मदद करते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अब देखिए आप कि कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि उनके लोगों को वहां पर खरीदा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो टॉप रंग लीडर्स हैं वो क्यों नहीं बेंगलुरु जा रहे, वो क्यों नहीं उस रिजॉर्ट में जा रहे, वो क्यों नहीं गुजरात जा रहे? सब दिल्ली के बंगलों में बैठे हुए हैं ना, सब पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी टॉप लीडर, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, इनमें से कोई भी नहीं गया बेंगलुरु। वो सिद्धरामैया के हाथ छोड़ गए कि वो ही संभाल लेंगे, वहां उनकी गद्दी भी सिक्योर नहीं है, वो अपने लोगों को ही संभालने में लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं कांग्रेस वहां जाती? वही गोवा वाला हाल हो जाएगा कि छोड़ देंगे अपने नसीब में कि होता है तो हो जाए, नहीं होता तो ठीक है। और वही जैसे बिहार में हुआ, जब पटना में हुआ तो क्या राहुल गांधी पटना गए? क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में से कोई भी पटना गया सरकार बचाने के लिए? पीएम मटेरियल को नहीं बचा पाए ना, पीएम मटेरियल रह गया। क्या ये जानते थे कि ये होने वाला है और छोड़ दिया? क्या अब भी यही हाल है कि वो अहमद पटेल को इतना बचाना नहीं चाहते, उनके इलेक्शन के लिए इतनी जी तोड़ कोशिश नहीं करना चाहते? क्या आपको लगता है स्मिता प्रकाश कि कांग्रेस के विधायकों को इनकम टैक्स रेट से इम्यूनिटी मिलनी चाहिए क्योंकि गुजरात में राज्यसभा का चुनाव, या कांग्रेस के नेताओं को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स इम्यूनिटी किसी को नहीं मिलती। क्या आपको या मेरे को मिलती है? क्या हम लोगों के ऊपर, मीडिया के ऊपर रेड्स नहीं हुए? क्या ये सिर्फ इसी सरकार में हुए कि रेड्स हुए हैं, चाहे पॉलिटिशियन के ऊपर हो, मीडिया के ऊपर हो? नहीं, हर बार ही हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था। तो दिस इज नथिंग न्यू और इम्यूनिटी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो राशिद अल्वी साहब, आप क्यों इम्यूनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके नेताओं को इम्यूनिटी मिल जाए इनकम टैक्स की रेट से, क्योंकि उन्होंने आपके विधायकों के लिए डांस पार्टी का इंतजाम किया हुआ है अपने रिजॉर्ट में? अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट में बोल दिया है कि गेस्ट हाउस में कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है। कोई आपसे मांग भी नहीं रहा है। कौन कह रहा है आपसे कि आप रेड मत कीजिए? किसने कहा? कौन से कांग्रेस नेता ने कहा आपसे? आपसे कहा कि आप गलत काम मत कीजिए, आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आज वहां पे अगर एमएलएज हैं, आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं, आप उनको डराना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, ये इनकम टैक्स की रेट अगर सरकार इसमें शामिल ना होती, या तो पहले हो गई होती या चुनाव के बाद होती। आपके आज आपने ये टाइमिंग क्यों चुना? इतने साल सरकारें चलाई हैं राशिद साहब। जब आप रोहित जी, सर एक बात तो बताइए ना, एक बात तो बता दीजिए रोहित जी, आपने सर इतने बरस सरकारें चलाई, गुजरात में फेल हो गए तो आप कर्नाटक। सर गुजरात में फेल हो गए या नहीं हो गए ये तो आप लोगों का आपसी मामला है, कांग्रेस बीजेपी का। लेकिन मेरा सवाल ये सर, आप लोगों ने इतने साल सरकारें चलाई हैं इस देश में, 70 में से 50 साल आप लोगों ने राज किया है, तो इनकम टैक्स, सीबीआई, इनके छापे कब पड़ेंगे, कहां पड़ेंगे, कितनी देर को पड़ेंगे, कितने लोग जाएंगे, ये आप लोग तय करते थे ना। इसका मतलब जो आज ये कह रहे हैं कि अभी नहीं होने चाहिए थे छापे, या तो पहले हो जाते या बाद में होते। बिल्कुल सही कहा आपने, यही बात मैं कहना चाहता था। देखिए बिल्कुल देखिए रोहित जी, ये बात बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कही जो आप दोहरा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार तय करे सीबीआई का रेट। मैं आपका जवाब दे रहा हूं। क्या आपको लगता है कि ये फैसला कि वहां पे इनकम टैक्स की रेड हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है? कि जब चुनाव चला, क्या हिम्मत हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के बाद? ये संभव है? मतलब ये है सर के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मतलब ये है सर, डिक्टेटरशिप है। अगर सरकार चाह रही है, राशिद साहब, तो इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स का छापे का ऑर्डर अगर 10 जनपद से आए तो जायज है, 24 अकबर रोड से आए तो नाजायज है ना? राजनीतिक पार्टियां अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर सब कर रही हैं। ये बात फिर आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? आप लोगों में तो खूब किया। ये बात आप कह रहे हैं ना, आपके प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकारों की किताबें पढ़ी है सर, उन्होंने क्या लिखा है, कहां से जाके ऑर्डर साइन होते थे, उन्होंने लिखा है। मैं नहीं बता रहा हूं ये बातें आपको। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो तब लिखी है जब रिटायर हो गए। तो सर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किताबें लिखी हैं। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता था। और अगर ये सब कुछ ईमानदारी के साथ हो रहा है, रेड्डी ब्रदर्स के साथ क्या हो रहा है? अगर मौका दे, किंगफिशर अभी भी लंदन में बैठा हुआ है। राशिद जी ने कहा कि इनकी सरकार, एक मिनट मुझे बोलने पूरा करें गौरव जी, फिर मोदी अभी भी लंदन में बैठे हुए हैं। एक मिनट, ललित मोदी अभी भी लंदन में बैठे हुए हैं।
आपने किसके खिलाफ रेड की? रुपया तो नहीं, खुदा से कम नहीं। ठीक सर, ये स्लोगन किसने दिया? अगर ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही, अगर विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं हो पा रही, अदालत का फैसला डी शिव कुमार को इम्यूनिटी मिलनी चाहिए थी तब तक जब तक ये दोनों नहीं पकड़े जाते। राशिद अल्वी साहब, मुझे लगता है आप ये कहने की कोशिश करें कि बड़ों को नहीं पकड़ सकते तो हमारे वाले छोटे को क्यों पकड़ रहे हो? गौरव भाटिया बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर, जब तुलनात्मक अध्ययन होगा तो ऐसा ही लगेगा। बात ही नहीं कर रहा मैं इम्यूनिटी की बात ही नहीं कर रहा। गौरव भाटिया दीजिए जवाब। बिल्कुल गलत है। मैं सुन लीजिए, देखिए जितनी, सुनिए राशिद जी, अब बात हमारी भी सुन लीजिए। जितनी एजेंसियां हैं, मैंने उदाहरण दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई यूपीए सरकार को ये कहते हुए कि सीबीआई आपने जो है पिंजरे का तोता बना दिया। लॉ मिनिस्टर उस वक्त के जो थे उनको रिजाइन करना पड़ा। सेपरेटिस्ट लीडर्स को दामाद बना के उनकी खातिरदारी करते थे। प्रश्न आज ये भी है कि अगर ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम लोग सेपरेटिस्ट के खिलाफ एफआईआर करके अरेस्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं यूपीए कर पा रही थी? क्योंकि उस वक्त भी एनआईए इन्होंने कंट्रोल कर रखी थी और पॉलिटिकल अपीजमेंट चल रहा था। तीसरी बात, जिस लीडर की बात ये लोग कर रहे हैं, डी शिव कुमार, इनके यहाँ छापामारी के बाद 5 करोड़ रुपए एक जगह से और 2.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। पिछले 5 साल में 176 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति बढ़ गई है। इन्हीं का हलफनामा है। 176 करोड़ भ्रष्टाचार का आप स्तर देखिए कांग्रेस का। चौथी बात मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, 2013 में स्टालिन डीएमके के जो लीडर हैं उनके यहाँ छापे इन्होंने डलवाए अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के लीडर थे जिनके खिलाफ इन्होंने द्वेष से मुकदमे करवाए सीबीआई से। सीबीआई का दुरुपयोग अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। आज स्वतंत्र होके, निडर होके कार्रवाई कर रही है तो इनको दर्द हो रहा है। गौरव भाटिया, लंबे समय आप समाजवादी पार्टी में रहे, लंबे समय तक आप उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मोर्चा संभालते रहे वकील के तौर पर। आज तो बता दीजिए, जब जब मुलायम सिंह यादव ने यूपीए की सरकारों को सपोर्ट किया तब तब सीबीआई की गर्दन, सीबीआई के हाथ कैसे उनकी गर्दन पे थे? या कब तक इसको छुपाए रहेंगे आप? रिटायर होने के बाद लिखेंगे किताब में? देखिए, इतना ही कहूंगा और बहुत जिम्मेदारी से, नहीं बिल्कुल, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात करा देता हूं। मैं एक वकील भी हूं और सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई बात कह दे तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। जिस तरह से रंजीत सिन्हा सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ आज एक जांच चल रही है, उनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई यूपीए को कि ये जो सीबीआई है ये प्रीमियर एजेंसी है, ये कोई आपका राजनीतिक टूल नहीं है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। मैं समझता हूं उसके बाद किसी और के लिए कुछ कहना उचित ही नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे कह दिया कि आपने उसका दुरुपयोग किया है, ठीक है। और ये सबको पता है कि अपनी राजनीति साधने के लिए ये लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और एनआईए का इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक है। रामानुज प्रसाद, घर में 5 करोड़ रखते हैं क्या आप कैश? रोहित, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं सर, कहिएगा, लेकिन ये बताते हुए कि डी शिव कुमार के पास अगर 5 करोड़ कैश पकड़ा आईटी वालों ने तो कुछ तो चीजें होंगी सर जिनकी जांच चल रही होगी। आप लोग इम्यूनिटी किस आधार पे मांग रहे हैं उनके लिए? मैं रोहित जी ये कहना, नहीं, मैं मांग नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, समानता दिखनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहा है वो भ्रष्टाचार के ही बिना पर सब कुछ करना चाहता है, देश को हिटलर के रास्ते ले जाके रौंदना चाहता है। अन्यथा मैं कह रहा हूँ कि केंद्र में बैठे हुए हैं, सरकार में यहाँ बैठे हुए हैं, वो स्थिति स्पष्ट करें कि कांग्रेस के लोगों ने किन किन मामलों में आईटी का दुरुपयोग किया था, किन किन मामले में सीबीआई का दुरुपयोग किया था, किन किन मामलों में आईएनए का दुरुपयोग किया था, किन किन मामलों में ये कर रहे हैं। ये लोग चाल चरित चेहरा इनका उजागर हो गया है। पार्टी विथ डिफरेंस वाले का जो था कि हम लोगों से अलग हैं, तो ये राष्ट्रवाद के नाम पर अधिनायकवाद की ओर बढ़ चले हैं लोग, और आगे और बुरा होने वाला है। जहाँ तक हमारे बिहार के मित्र साथी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब एफआईआर हो गया, तो मैं वो भाजपा के साथी और अपने मित्र जेडीयू के साथी से भी कहते हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है, आप एक कानून ला दो कि जिनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाए किसी केसेज में, किसी नेचर ऑफ केसेज में, किसी सरकमस्टांस में,
उनको इस्तीफा हर हाल में करना होगा। वो सरकारी किसी भी पद पर नहीं रह सकते जिन पर एक FIR हो। ये वकील भी हैं कह रहे हैं, गौरव भाटिया, और हमारे मित्र कह रहे हैं, दोनों जगह इनकी सरकार है। जहां तक मैं कहना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश जी ने अगर दिया तो लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट देन यू विल ये टॉक। आप मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश जी अगर भ्रष्टाचार से लड़ना होता, कुर्सी कुमार नहीं होते तो ये JP के रास्ते चल देते, हमको बर्खास्त करके, वो डिप्टी CM को बर्खास्त करते, लालू यादव को पार्टी करते और निकाल करके और अन्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते। एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। नहीं, मैं सवाल का जवाब दूंगा। रामानुज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रामानुज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए रामानुज जी, आप जवाब देने आए हैं। आप जवाब देने आए हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए पहले। मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। अगर नीतीश कुमार कुर्सी कुमार ही हैं, नीतीश मंत्रिमंडल, मैं कह रहा हूं अगर नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है जैसा आपने कहा, ठीक है मान लिया हमने। मेरी बात का जवाब दीजिए पहले, मेरी बात का जवाब दीजिए। जब तक नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे, उस FIR को आप लोग कहां दबा के बैठे थे जिसको लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज? पहली चीज। दूसरी चीज, आप नीतीश कुमार को कहते हैं कुर्सी कुमार। लालू यादव जो अपने पूरे परिवार को सेट कर रहे थे, 2 बेटे मंत्री, एक बेटी को कहीं और संसद में पहुंचा दिया, उन सबके ऊपर आरोप लगा, तो आप लोग कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। कहता हूं लड़ना था मैं, नहीं मैं उस दिन नीतीश कुमार को कोई बुलाने गया था। 4 साल बिहार की जनता को क्यों धोखा दिया? 4 साल पहले जब आपको वहीं जाना था, धोखा आप भी तो दे रहे थे। FIR की कॉपी दबा के बैठे थे जब। आज लहरा रहे हैं 302 का हमारे पास केस है, उसको दबा के आप लोग धोखा नहीं दे रहे थे। अगर आप वाकई हत्यारे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों ने। आप दोषी नहीं है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री, अगर आप लोगों को पता था उन पे 302 का केस है, आपने 4 साल उनको आगे क्यों किया? आप धोखा नहीं दे रहे थे क्या जनता को बिहार की? मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी आखिर ने जो बिहार में कहा खाता घोटाला से बहस नहीं हो सकती। ठीक है सर, ठीक है। सारे घोटाले जो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है सर, आप करें तो रामलीला, दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है, आप लोग करें तो रामलीला, दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला। है सब एक जैसे, सारी राजनीतिक पार्टियां वही करती हैं, लेकिन हमारी चादर सफेद है, दूसरे पे दाग है। राजीव रंजन, आप अपनी बात रखिए अब प्लीज। जी देखिए, सबसे पहली बात है 91 के जिस केस का ये हवाला दे रहे हैं 2075। पहले मेरी बात, रामानुज जी आपकी बात में हम इंटरप्ट नहीं किए, अब आप मेरी बात सुनिए। 2005 तक लालू प्रसाद जी की सरकार, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री रहे या राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, 15 वर्षों के शासन में इन्हें अपराध के बारे में इन्हें ज्ञान नहीं है। 2008 में इस केस को, पहले पूरी बात अब मुझे करने दीजिए रामानुज जी, नहीं तो पूरा डिबेट नहीं होगा फिर। 2008 में इस केस को हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक व्यक्ति ने FIR को जिंदा करने के लिए फिर से उसको एक ADJ के जरिए फिर से जीवित करने की कोशिश की। उस मामले में ADJ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए और प्रोसीडिंग को चलाने से रोकने का निर्देश हाईकोर्ट ने दे दिया। अब दूसरी बात समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने इस FIR को लेकर के रीड किया, उसने 164 में गवाही दी कि उसका अपहरण हुआ और अपहरण करके उस आदमी को ज़बरदस्ती विवश किया गया, इस मामले को जिंदा करने के लिए वकालतनामा पर दस्तखत कराया गया। अब ये सारी स्थितियों के बाद आप 15 वर्षों तक सत्ता में रहे और दूसरी बार नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में जब आप आए तो आपके पास अगर इतना ही ज्ञान था तो आप क्या कर रहे थे? और आज अगर हमने सवाल उठाया है, हजारों करोड़ रुपए के आपके पास आर्थिक अपराध के मामले आपके खिलाफ हैं और FIR ने जो मामला दर्ज किया है, FIR जो CBI ने दर्ज किया है, बिंदुवार हर पर आपके खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप हैं। और वैसी स्थिति में हमने आपसे इस्तीफा नहीं मांगा, हमने कहा पब्लिक डोमेन में जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए, और आपके नेता ने कहा कि ना जवाब देंगे ना इस्तीफा करेंगे, ये हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है। हम तो जवाब चाहते थे आपसे, और आपने जनता को ठगने का काम किया है। लगातार चिल्लाने से बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर पाइएगा। बिहार की जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश कुमार जी के पास जा रहा हूं लास्ट कमेंट के लिए। राजीव रंजन, आपकी बात खत्म करते हुए, स्मिता जी, हमाम में तो सब एक जैसे,
एक जवाब ले लीजिए। जब हमाम में सब एक जैसे हैं रोहित जी, तो फिर दूसरे को किस बात का आईना दिखाते हैं? खुद ही क्यों नहीं आईना देख लेते? यार मैं कह रहा हूं कि एडीआर का रिपोर्ट है। रामानुज जी प्लीज, 75% इनके मिनिस्टर जो नए आज बने एडीआर की रिपोर्ट लेके बैठ गए। जब सरकार बन रही थी तब नहीं दिख रहा था, जब टिकट बट रहे थे तब एडीआर नहीं दिखता था आपको, तब कहते थे कि ये पेड है। आज आपको एडीआर दिखने लग गया क्योंकि आप सड़क पे आ गए सरकार से। प्लीज सर, प्लीज। स्मिता जी, हमाम में सब एक जैसे हैं, खुद आईना क्यों नहीं देखते? एक दूसरे को क्या दिखाते रहते हैं बार बार? रोज भ्रष्टाचार नहीं, आप देख लीजिए जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो एक तरफ जेपी का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे थे, बीजेपी को तानाशाही और हिटलरवाद कह रहे हैं। लेकिन उनके नेता ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत लालू यादव जेल गए थे और फिर अपनी बेटी का नाम उन्होंने मीसा रखा और फिर कांग्रेस के साथ मिल गए। तो फिर कहाँ की ये किस किस्म की राजनीति है कि आप बीजेपी को अब हिटलरवाद और तानाशाही कह रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए इट्स बिकम दैट, इजंट इट? तो दिस इज ऑल रिडिकुलस। हम कर्नाटका की बात कर लेते हैं एंड जो आईटी रेड्स अभी हो रहे हैं इसके लिए। स्मिता जी पूरा कर लें अपनी बात को आप। Should I continue? जी जी आप पूरा करें। So जो IT रेड्स अभी हो रहे हैं, आई थिंक जो बीजेपी ने किया है उसकी टाइमिंग के लिए पॉलिटिकली उनके लिए ये सही नहीं था। शायद पॉलिटिकली उनके लिए ये भारी पड़ेगा, क्योंकि जो बेंगलुरु में अब जगह जगह जो है डीके के समर्थन में रैलीज चल रहे हैं, जहाँ की दे मेड हिम इनटू अ हीरो व्हेन ही वाज रियली नॉट अ हीरो, ही इज ऑलमोस्ट अ विलन, क्योंकि उनके अगेंस्ट तो IT केसेस हैं। लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी के लिए इट्स नॉट बीन वेरी बेनिफिशियल। तो गौरव भाटिया, हालांकि समय खत्म हो गया है, सवाल मैं राशिद जी से भी लेना चाहता था पर समय इजाजत नहीं दे रहा है। अगर आपसे लूंगा तो उनसे भी लेना पड़ेगा और समय अब बचा नहीं है। ये लगातार होता रहा है हमारे देश में, बार बार होता रहा है, ऐसे एक के बाद एक उदाहरण आए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इस देश की जांच एजेंसी को तोता बना दिया गया है, उसका सरकारें इस्तेमाल करती रही हैं अपने अपने फायदे के लिए। तो इस स्थिति में राजनीतिक पार्टियों को बजाय एक दूसरे को आईना दिखाने के लिए खुद भी आईना देखना चाहिए कि उन्होंने क्या प्रेसिडेंट सेट किए हैं और इस देश की राजनीति आगे किस रास्ते पर चलने वाली है। फिलहाल इतना ही, आप सबका धन्यवाद।